हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे बेड्स के अंदर इको लोकेशन का फिनोमिना। यानी इको लोकेशन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर जो चमगादड़ है या जो बैट है वो अंधेरी रात में अपना जो भोजन है उसको तलाश पाता है। अंधेरी रात में अपने आप को आसानी से क्या कर सकता है, फ्लाई करवा सकता है बिना किसी ऑब्जेक्ट से टकराए हुए। जो डार्क केव्स होते हैं उसके अंदर वो आसानी से उड़ सकता है। आज समझेंगे कि वो किस तरीके से जो डार्क नाइट्स होता है या जो बोल सकते हैं घना अंधेरी रात के अंदर वो अपने आप को आसानी से फूड को ढूंढ सकता है या उड़ सकता है। ये सारी चीजें वो किस तरीके से करता है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जियोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप एक बार एप्लीकेशन से चेकआउट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे पर्क अवेलेबल होने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं बैट्स के अंदर इको लोकेशन का फिनोमिना। अब यहाँ पे इको लोकेशन क्या होता है पहले इस वर्ड को समझते हैं, उसके बाद जाके इसके फिनोमिना को समझने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इको लोकेशन की बात करूं तो इसको हम दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वर्ड है इको और दूसरा है लोकेशन। ठीक है, इको लोकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एको और दूसरा है लोकेशन। अब ये एको लोकेशन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जनरली इको या एको वर्ड का मतलब होता है कि आपको अपनी ही साउंड दोबारा से किसी सरफेस से टकरा के जब आती है तो जब अपनी ही साउंड को आप जब दोबारा सुनते हो तो उसको हम बोलते हैं एको। अपना इस थिंग को एक मूवी है जहां पर वो उसमें एक्टर्स क्या करते हैं, जाके एक खुले जगह में खड़े हो जाते हैं पहाड़ के सामने और वहां पे कहता है अगर आप यहाँ पर अपना नाम चिल्लाओगे तो रिटर्निंग में आपकी गर्लफ्रेंड का नाम आने वाला है, ठीक है, या बॉयफ्रेंड का नाम आने वाला है। तो चिल्ला रहे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई एक नाम जैसे बोल रहे हो या कोई भी आपने वर्ड बोला और अगर सपोज करो रूम अगर खाली होता तो मेरी ही साउंड क्या है इन वॉल से टकरा के दोबारा मुझे ही सुनाई देती। तो इस चीज को हम बोलते हैं एको। यानी जब आपकी साउंड किसी सरफेस से टकरा के वापस आपके पास आ रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एको। अब इस प्रोसेस का जब यूज हम लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं तो इस प्रोसेस को बोल देंगे एको लोकेशन। यानी खुद के ही रिटर्निंग साउंड की मदद से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी प्रे की लोकेशन को ढूंढते हैं या उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एको लोकेशन बोला जाएगा। ठीक है, और बर्ड्स बेसिकली क्या है कि जो डार्क नाइट से अंधेरी रात के अंदर अपना फूड या किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए साउंड वेव्स का यूज करता है और साउंड वेव्स की मदद से ही वो क्या करता है, अपने प्रे को या किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, एको लोकेशन बोलेंगे। ठीक है, अब एको लोकेशन में होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, बैठ के कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं जिससे कि क्या है एको लोकेशन समझ पाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू द डायग्राम ऑफ बैट। ये जनरली क्या है, ये आप देख रहे हो एक बैट है। ठीक है, अब इस बैट के अंदर कुछ चीजें आपको थोड़ा पहले समझना है जिससे कि हम एको लोकेशन के प्रोसेस को समझ पाएंगे। ठीक है, अब जनरली अगर मुझे एको समझना है तो एको समझने के लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो साउंड को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए, एक साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस चाहिए जिसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको बाहर की तरफ छोड़ा जाएगा। तो जैसे ही साउंड छोड़ा जाएगा उसके बाद वो किसी सरफेस से टकराएगा और टकराने के बाद साउंड वापस आएगा। अब जब साउंड वापस आ रहा है तो उस साउंड को कलेक्ट करना है, उसको परसीव करना है, उसको रिसीव करना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक रिसेप्टर की जरूरत चाहिए। तो सबसे पहले मुझे एक ट्रांसमीटर चाहिए और दूसरा एक रिसेप्टर चाहिए। तो बर्ड्स के अंदर या बेसिकली अगर मैं बात करूं बैट के अंदर, यहां पे ट्रांसमीटर कौन होता है और रिसेप्टर कौन होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई चमगादड़ या कोई बैट उड़ता है रात में तो उस केस में क्या होता है, उनका मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, और जब उनका मुंह खुला हुआ होता है तो उस कंडीशन में उनके माउथ के अंदर जो लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स क्या करता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है या बोल सकते हो सुपरसोनिक वेव प्रोड्यूस करता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20
किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता। ह्यूमन ईयर क्या है, 20 किलो हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, चमगादड़ के लैरिंग्स के अंदर बेसिकली ऐसे वाइब्रेटर्स होते हैं या ऐसे इको एपरेटस होते हैं जो कि सुपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो अब यहां पर क्या होगा कि ध्यान रखना है कि जब भी कोई चमगादड़ उड़ता है तो उड़ते समय क्या होता है, उसका मुंह खुला हुआ होता है और कंटिन्यूअसली वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। तो कंटिन्यूअसली क्या है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस तरीके से प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ह्यूमन ईयर इसको सुन नहीं सकती। ठीक है, अब क्या होगा उस केस में, जैसे सपोज करो यहां पर उसका एक प्रे है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंसेक्ट है, आपको देखने को मिल रहा है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही ये इस पर्टिकुलर इंसेक्ट से ये जो ट्रांसमिटेड वेव है टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा कि ये वेव का रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब कि सरफेस से टकराने के बाद वो वेव दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब जैसे ही ये डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हो, यहां पर आप देखेंगे कि जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी उसके लिए अब एक हमें क्या चाहिए, एक रिसीवर चाहिए जो इस आने वाली वेव को दोबारा से रिसीव करे। तो आप देखेंगे कि जो चमगादड़ होते हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और उस कान के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्रैगस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैगस बोलेंगे। और ये जो ट्रैगस है, ये ट्रैगस बेसिकली ये आने वाली जो वेव है, जो दोबारा से रिटर्निंग वेव है, इसको वो क्या करती है, कलेक्ट करती है। और कलेक्ट करने के बाद उसको बेसिकली वो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करती है। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करती है, फॉर एग्जाम्पल कि उसने कोई वेव भेजा, ठीक है, और उस वेव को वापस से जाके वापस आने में मान लेते 2 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, मान लेते हैं जो भी इसने वेव को छोड़ा उसको वापस से आने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। मींस कि 1 सेकंड जाने में लगा होगा और 1 सेकंड आने में लगा होगा। तो वेव जब बैट ने छोड़ा तो उसके बाद इस पर्टिकुलर इंसेक्ट से टकरा के वापस आने में उसको टोटल 2 सेकंड का टाइम लगा। और हमें यह पता होता है कि अगर सपोज करो कि मैं स्पीड ऑफ साउंड निकालूं एयर के अंदर तो लगभग 340 किलोमीटर मतलब की बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, 340 किलोमीटर मीटर पर सेकंड के बेसिस पे इसको निकाला जा सकता है। तो उस बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने पढ़ रखा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस फॉर्मूले में रख के हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उस इंसेक्ट की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बैट बेसिकली किस तरीके से मतलब कि किसी चीज को डिटेक्ट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी बैट उड़ेगा, फ्लाई कर रहा होता है, तो उस केस में उसका मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, अब मुंह खुला हुआ होगा तो उसके लैरिंग्स के अंदर इको एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक क्या प्रेजेंट होता है, एको एपरेटस। अब ये जो एको एपरेटस है ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और साउंड किस रेंज का होना चाहिए, ये होता है लगभग 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का साउंड होता है जिसको ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता। ये यहां से निकलेगा, निकलने के बाद ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने के बाद जब रिटर्न आएगा तो रिटर्न वाले जो साउंड को सुनने का काम कौन करता है, उसको रिसेप्ट करने का काम कौन करता है, ट्रैगस करता है। उसके अलावा आप देखेंगे कुछ बैट्स ऐसे होते हैं जिनके नोज से भी काम मतलब कि साउंड वेव प्रोड्यूस होता है और वहां पे नोज के पास एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नोज लिप मतलब नोज लिफ बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो नोज के पास है उसको क्या नाम दिया जाता है, नोज लीफ नाम दिया जाता है। और ये जो नोज लिफ है ये बेसिकली एंटीना की तरह वर्क करता है, ये एंटीना की तरह वर्क करेगा और ये भी साउंड प्रोड्यूस में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से इनका पूरा फंक्शन होता है। ठीक है, अब इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है बेसिकली एक साइंटिफिक फिनोमिना पे बेस्ड होता है जिसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो साउंड का जाना फिर रिटर्न आना, उसकी इंटेंसिटी में बदलाव आना, ये सारा का सारा इस पूरे फिनोमिना को एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया जिनका नाम था डॉपलर। तो उन्हीं के नाम पर इस पूरे फिनोमिना को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट कैसे हम समझा सकते हैं, बेसिकली डॉपलर इफेक्ट साउंड के रिलेटिव मोशन के बेसिस पे चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो अगर हम किसी ट्रेन की बात करें, अगर ट्रेन आप स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन आपके पास आ रही है तो शुरुआत में आपको साउंड क्या होगा, कम सुनाई देगा और जैसे जैसे वो ट्रेन आपके पास आती चली जाएगी साउंड की जो इंटेंसिटी है बढ़ जाएगी, फिर जैसे वो आपसे दूर चली जाएगी वैसे वैसे साउंड की इंटेंसिटी कम होनी की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर क्या है कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन की वजह से साउंड की इंटेंसिटी में आपको क्या दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। तो यहां पर क्या है
कि ये जो साउंड वेव्स को छोड़ रहा है वो कितने समय में वापस आ रहा है। अगर सपोज करो साउंड वेव्स को रिटर्न आने में ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। और सपोज करो कि बहुत जल्दी साउंड वेव रिटर्न आ रहा है उसके पास, यानी इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो काफी पास है, ठीक है। अब बैठ के इसी प्रोसेस की वजह से या इसी फिनोमिना की वजह से या इसी एबिलिटी की वजह से इंडिया में जितने, या बोल सकते हैं कि जितने भी साइंटिस्टों ने हैं वो एक स्पेशल सिस्टम डिस्कवर किया जिसको हम आज के नाम पे सोनार या रेडार बोलते हैं, ठीक है। जो रडार सिस्टम है हमारा वो सारा का सारा इन बैठ के इसी सिस्टम के बेसिस पे इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो लैरिंजियल ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो बैट है वो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है अपने स्पेशलाइज्ड लैरिंग से, ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की होती है, ठीक है। अब ये जो साउंड है ये एमिट कहां से होता है, या तो माउथ के थ्रू एमिट होगा या नोज के थ्रू एमिट होगा, ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि अगर साउंड नोज के थ्रू एमिट होता है तो वहां पे नोज लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एकॉस्टिक लेंस की तरह वर्क करते हैं, जो कि बीम के ऊपर फोकस करेंगे। यानी यहां पर आप देखोगे कि जो इनके नोज होते हैं कुछ इस तरीके से बड़े से होते हैं, ये ऐसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोज लीफ बोलते हैं। और ये यहाँ पे ट्रैगस है आपका, ठीक है। सो ध्यान रखना, ये नोज लीफ हो गया, ये ट्रैगस हो गया। इसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस करेगा, चाहे माउथ से या फिर इस नोज लिफ्ट की मदद से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये जो ट्रैगस है इसकी मदद से वो रिसेप्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके पास लार्ज पिन्नई प्रेजेंट होता है। पिन्नई का मतलब है जो कान का जो एयर पिन्ना है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब ये बड़ा इसलिए होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव को कलेक्ट कर सके, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, इको लोकेशनाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा उसके बाद जब वापस आता है, वापस आने के बाद वो बेसिकली टाइम डिले को कैलकुलेट करता है और उसके बेसिस पे जो ब्रेन जो है, बैट का जो ब्रेन है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये डॉपलर शिफ्ट के फिनोमिना पे बेस्ड होता है या डॉपलर इफेक्ट के फिनोमिना पे बेस्ड होता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बैट के जैसा फिनोमिना ही आपको किसके अंदर देखने को मिल जाता है, वेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब वेल्स के वाली चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बस उसको कंपेयर कर दिया है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो बस मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। अगर मैं बात करूं माइक्रोप्टेरा मतलब बैट्स की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस होता है इको लोकेशन का वो कहाँ पर होता है, एयर्स में होता है। लेकिन अगर सिटेशिया या डॉल्फिन्स की बात करें तो उसके अंदर पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। क्योंकि पानी के अंदर भी क्या है, आइज से देख पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बेसिकली जो वेल्स होते हैं वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेम एज वैसे ही प्रोसेस है जैसा बैट के अंदर होता है। तो वो भी क्या है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को देख सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर जो प्रेजेंट उनके जो इंसेक्ट्स या जो प्रे है उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए लैरिंग्स यूज होता है, ठीक है, बट यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए फोनिक लिप्स का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा फोकसिंग ऑर्गन यहाँ पे क्या होगा, नोज लिप होता है, लेकिन यहाँ पे मेलन्स की बात करते हैं या जिनको हम फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और जो साउंड वापस आता है उसको रिसेप्ट करने के लिए एक्सटर्नल पिन्ना या जिसको हम ट्रैगस बोलते हैं, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोअर जॉ प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका पर्पस क्या है कि ये अपने इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। और बेसिकली और यहाँ पर अगर हम बात करें डॉल्फिन्स के अंदर तो डीप सी नेविगेशन के लिए हेल्प किया जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम का आजकल जो ह्यूमंस है वो बहुत ज्यादा यूज करता है रेडार और सोनार बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।